मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे की माफी। कल तक जो शेखी बघार रहे थे कि 1952 के दंगे से मुंबई को शिवसेना ने बचाया, उसी दंगों के लिए आज उद्धव ठाकरे मुस्लिम समाज से माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर एक सनसनीखेज खबर भी सामने आई है। मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने 1992 के दंगों में शामिल होने के लिए माफी मांगी। इस बैठक में मुस्लिम बोर्ड के सज्जाद नोमानी के साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, आसिफ शेख, फारूक शाह और अन्य मुस्लिम नेता मौजूद थे। बैठक में मौजूद नेताओं ने उद्धव ठाकरे के माफी मांगने की खबर की पुष्टि की। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मौके पर मुंबई संसदीय क्षेत्र की समीक्षा की गई। यह बैठक को आदित्य ठाकरे के साथ साथ संजय राउत और अनिल परब भी उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे के हाथ से हिंदू वोट फिसल रहे हैं। लोकसभा के परिणाम इसका प्रमाण है। लोकसभा में उद्धव का गुट हिंदू आबादी वाले इलाकों से पिछड़ रहा था, लेकिन कई उम्मीदवार इसलिए चुने गए क्योंकि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों से अच्छी बढ़त ले ली थी। विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे का मुस्लिम वोटों पर भरोसा रहने वाला है। इस बात का पूरा एहसास उद्धव ठाकरे को है। संभव है कि उपरोक्त चौंकाने वाला बयान इसी वजह से आया है। मुस्लिम नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे से सजदा करने से शिवसैनिक नाराज है। उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा पीछे छूट गया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। 2019 के बाद से वोट की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे बाला साहेब ठाकरे को गलत साबित करने की हद तक चले गए हैं। आम शिव सैनिकों को आश्चर्य है कि वोट के लिए जन्मदाता पिता को झूठ साबित किया जा रहा है। इस चीज को लेकर शिव सैनिक बेहद नाराज है। कार्यकर्ता पार्टी से अलग होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस बात को जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने जिले के डोंबिवली में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनावों से पहले अपना पार्टी के चुनावी गान से जय भवानी जय शिवाजी के शब्द हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने मतों का धर्म युद्ध का आह्वान किया है। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं, क्या धर्म युद्ध आपके आदर्श आचार संहिता में फिट बैठता है? फडणवीस ने पुणे में शुक्रवार को एक रैली में कहा था कि कुछ इस्लामिक विद्वान ने महायुति सरकार के खिलाफ वोट जिहाद की अपील की, जिसके जवाब में उन्होंने मतों का धर्म युद्ध का आह्वान किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना को प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निराशा जताते हुए उन पर राजनीतिक सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, मेरे मन में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उद्धव जी ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सच्चा नेता वह होता है जो मुश्किल समय में भी सिद्धांतों से विचलित नहीं होता। मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के रोड शो में तनाव हो गया। रविवार को रोड शो के समय कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आकर नारेबाजी करने लगे। तनाव को शांत करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को देखते हुए रोड शो को जल्द समाप्त कर प्रियंका गांधी भाग गई। प्रियंका गांधी ने मध्य नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार बंटी शेलके के समर्थन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से रोड शो आरंभ हुआ। राज्य में प्रियंका का यह पहला रोड शो था। रोड शो का समापन महल क्षेत्र स्थित संघ मुख्यालय के पास होना था। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस के रोड शो के समय भाजपा कार्यकर्ता भी कुछ दूरी पर झंडे लेकर थे। मरकज चौक के पास एक इमारत पर कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लहरा रहा था। उसे देखकर प्रियंका ने माइक हाथ में लेकर कार्यकर्ता को नमस्कार करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही कह दिया, जीतेगी तो महाविकास आघाड़ी ही। तब कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों ओर से नारेबाजी के कारण तनाव की स्थिति बनने लगी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने का प्रयास किया। इस बीच जल्दबाजी में रोड शो समाप्त करके प्रियंका गांधी वापस लौट आई। सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रविवार को नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंची। विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री को नहीं मानते, न्याय व्यवस्था को नहीं मानते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना ने आगे कहा कि उनका वही हिसाब है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने मध्य नागपुर के साथ साथ पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में रविवार को एक चुनावी जनसभा में बीजेपी और आरएसएस को जहर बताया। खड़गे ने जनसभा में कहा कि भारत में कोई राजनीतिक तौर पर सबसे खतरनाक है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। खड़गे ने कहा कि वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। खड़गे ने इसके बाद कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए।
खड़गे ने इससे पहले भी पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। खड़गे ने इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम, गृह मंत्री और अन्य नेता यहां आए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां थे, पता नहीं उनको क्या हो गया। खड़गे ने कहा कि झांसी के अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में जनसभाएं नहीं रुकी। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की सत्ता की भूख अब भी शांत नहीं हुई। ये देश का पीएम चुनने का नहीं, विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी कल तक यहीं थे और आज विदेश में हैं। मणिपुर जल रहा है और लोग मर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं का अपमान और रेप हो रहा है, लेकिन मोदी कभी मणिपुर नहीं गए। आज भी वो एक देश का दौरा कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने घर का ख्याल रखें और देश को मजबूत बनाएं। बता दें कि इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस पर इसी तरह हमले करते रहे हैं। पीएम मोदी और मणिपुर को लेकर खड़गे और कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान किया जाएगा। वहीं चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और सेवा में भी भाग लिया। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर अब हंगामा मच चुका है। दरअसल स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर एक लड़की ने आपत्ति जताई। उस लड़की का कहना है कि गुरु के दरबार में सब बराबर है। बता दें कि राहुल गांधी जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे, उस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में लोगों से मुलाकात की और मत्था टेकने के बाद सेवा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने पानी पिलाने और बर्तन धोने के सेवा भी की। राहुल गांधी के साथ गुरजीत सिंह औजला और पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी समेत कई नेता थे। मंदिर परिसर में राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर एक लड़की भड़क गई और मंदिर परिसर में ही उसने जमकर हंगामा मचा दिया। लड़की का आरोप था कि राहुल गांधी को स्वर्ण मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। लाइन में लगे लोगों को साइड करके राहुल गांधी को आगे बढ़ाया गया और उन्हें अलग से दर्शन कराया गया। आरोप लगाने वाली लड़की ने सवाल किया कि गुरुजी के दरबार में जब सब बराबर हैं, तो राहुल गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। लड़की ने कहा कि राहुल गांधी अगर वीआईपी हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट गुरु घर के बाहर होगा, गुरुद्वारे के अंदर सब बराबर। स्वर्ण मंदिर परिसर में लड़की ने जब अपना आपा खो दिया तो लोग उसे समझाने और शांत कराने लगे। बावजूद इसके लड़की नहीं मानी। इस दौरान मंदिर परिसर में लड़की बार बार एक ही रट लगाती दिखी कि गुरु के दरबार में सब बराबर है, तो राहुल गांधी की खास खिदमत क्यों की गई। वहीं पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सत्यकी सावरकर ने बीते साल अप्रैल में कांग्रेस सांसद के खिलाफ मजिस्ट्रेट का सामने शिकायत दर्ज कराई थी। सत्यकी की पुणे की एक अदालत में दर्ज शिकायत में दावा किया गया था कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने संबोधन में कहा था कि सावरकर ने एक खिताब में लिखा है कि उन्होंने एक और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें खुशी हुई थी। याचिका के अनुसार सावरकर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। विश्राम बाग थाने ने जांच की और कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टा सच्चाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने 4 अक्टूबर को गांधी को सम्मन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। हालांकि गांधी पेश नहीं हुए क्योंकि बताया गया कि उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोलहटकर ने पीटीआई भाषा को बताया कि उन्होंने सोमवार को अदालत से अनुरोध किया था कि गांधी को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान और भी तेज कर दिया है। राज्य में वोट जिहाद का मामला भी काफी उठ रहा है और इसी बीच हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को याद किया। पीएम ने बाला साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के विकास में उनका अहम योगदान है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बाला साहेब की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाला साहेब के लिए ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट पीएम मोदी के चैलेंज के बाद सामने आया, जब पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी के मुंह से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करवा कर दिखाएं।
पीएम मोदी ने कहा था, मैंने इनको चुनौती दी है, अघाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें, उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तरफ में एक भाषण करवा दें। जरा मैं अघाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की जरा तारीफ करवा के सुनवाएं। महाराष्ट्र को साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है और ना ही नियत और नैतिकता का नामो निशान नहीं है। इसी चुनौती के बाद ही राहुल गांधी का बाला साहेब को श्रद्धांजलि देने का ट्वीट आया। हालांकि देखने वाली बात यह है, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहीं भी 2 लाइन प्रशंसा की नहीं लिख पाए। उनका ट्वीट आने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर घेरा। लोगों ने कहा कि 12 साल में पहली बार बाला साहेब की याद राहुल को आई है। सीएम शिंदे ने तो आज तक से बात करते हुए कहा, अच्छी बात है, अभी तक इन्होंने ये भी बोलने की कोशिश नहीं की थी। अनेक मन में शिवसेना के लिए क्या भावना थी ये नहीं पता, लेकिन उनमें अगर सच में हिम्मत है तो वो बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाए। मालूम हो कि आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीति के दांवपेच चलते हुए भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस से अपनी साठगांठ कर ली हो, मगर सच ये है कि शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहेब कभी इन लोगों के समर्थक नहीं थे। वे स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के गठबंधन के हमेशा खिलाफ थे और यही नहीं, वे राहुल गांधी को आज का बच्चा और कल का पोपट भी कहते थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए बाल ठाकरे ने उन्हें बच्चा बताया था और ये दूसरी बात है कि बाद में सत्ता की लालसा में उनके बेटे उद्धव ठाकरे उसी राहुल गांधी के शरणागत हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। कांग्रेस एमबीए की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके प्लेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्लेयर हैं। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 49 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमबीए से कांग्रेस 101 सीट पर, शिवसेना 95 और एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान और भी तेज कर दिया है। राज्य में वोट जिहाद का मामला भी काफी उठ रहा है और इसी बीच हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को याद किया। पीएम ने बाला साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के विकास में उनका अहम योगदान है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बाला साहेब की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाला साहेब के लिए ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट पीएम मोदी के चैलेंज के बाद सामने आया, जब पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी के मुंह से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करवा कर दिखाएं। पीएम मोदी ने कहा था, मैंने इनको चुनौती दी है, अघाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें, उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तरफ में एक भाषण करवा दें। जरा मैं अघाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की जरा तारीफ करवा के सुनवाएं। महाराष्ट्र को साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है और ना ही नियत और नैतिकता का नामो निशान नहीं है। इसी चुनौती के बाद ही राहुल गांधी का बाला साहेब को श्रद्धांजलि देने का ट्वीट आया। हालांकि देखने वाली बात यह है, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहीं भी 2 लाइन प्रशंसा की नहीं लिख पाए। उनका ट्वीट आने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर घेरा। लोगों ने कहा कि 12 साल में पहली बार बाला साहेब की याद राहुल को आई है। सीएम शिंदे ने तो आज तक से बात करते हुए कहा, अच्छी बात है, अभी तक इन्होंने ये भी बोलने की कोशिश नहीं की थी। अनेक मन में शिवसेना के लिए क्या भावना थी ये नहीं पता, लेकिन उनमें अगर सच में हिम्मत है तो वो बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाए। मालूम हो कि आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीति के दांवपेच चलते हुए भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस से अपनी साठगांठ कर ली हो, मगर सच ये है कि शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहेब कभी इन लोगों के समर्थक नहीं थे। वे स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के गठबंधन के हमेशा खिलाफ थे और यही नहीं, वे राहुल गांधी को आज का बच्चा और कल का पोपट भी कहते थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए बाल ठाकरे ने उन्हें बच्चा बताया था और ये दूसरी बात है कि बाद में सत्ता की लालसा में उनके बेटे उद्धव ठाकरे उसी राहुल गांधी के शरणागत हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। कांग्रेस एमबीए की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके प्लेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्लेयर हैं। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 49 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमबीए से
कांग्रेस 101 सीट पर, शिवसेना 95 और एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।